नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर की सड़क पर। इसको NH-24 कहते हैं, नेशनल हाईवे 24। एक तरफ की सड़क मेरी बाईं तरफ जो है वो किसान आंदोलन की तरफ जा रही है और दाहिनी तरफ जो सड़क जा रही है वो संसद की तरफ जा रही है। तो आंदोलन की सड़क और संसद की सड़क एक ही है, लेकिन दोनों के बीच फासला इतना ज़्यादा है कि सरकार तक इस आंदोलन की आवाज़ पहुंच नहीं रही है, और अगर पहुंच रही है तो वो इसको लगातार अनसुना कर रही है। हमारे साथ इस आंदोलन, बल्कि कहना होगा कि लौटे हुए आंदोलन पर बात करने के लिए कई सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ विश्वदीपक हैं। विश्वदीपक को आप जानते होंगे, बहुत नामी पत्रकार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बदनाम पत्रकार हैं। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक को आप जानते हैं, जनपद पर इनको पढ़ते होंगे, बल्कि मैं कहता हूं कि अभिषेक अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार लेखकों में से एक है। मैं अगर उंगली पर गिनूं तो 4 लोग भी अभिषेक की तरह उस धार के साथ नहीं लिख पाते हैं। आप मुझे जानते होंगे, शायद नहीं जानते, तो मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं आर्टिकल 19 चलाता हूं। मेरे दाहिनी तरफ साहिब हैं। साहिब यमुनानगर में वकील हैं और ये इस तरफ प्रबल बैठे हुए हैं। प्रबल इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये आंदोलन जहां थम गया था और अब जहां शुरू हुआ है उसके आगे का रास्ता क्या है। लोकतंत्र और जनता के बीच की विभाजक रेखा भी है, मान लीजिए। तो जब इस विभाजक रेखा पर हम बैठे हुए हैं, विश्वदीपक, तो आप बताइए कि ये जो आंदोलन कल रात के बाद वापस लौटा है, इसका भविष्य कहाँ है? देखिए, भविष्य इसका अगर आप इस संदर्भ में पूछ रहे हैं कि ये अपने लक्ष्यों को पा सकेगा या नहीं, तो जितना सरकार को हम समझते हैं, सरकार के कार्य करने की प्रणाली को समझते हैं, बीजेपी की इस समय जो कि सत्ता में है उसकी अगर हम राजनीतिक ताकत को देखें तो मेरा अंदाज़ा है कि वो इसको वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन जो ये इस आंदोलन का जो रेकनिंग हुई है, इसकी वापसी हुई है, पुनर्वापसी हुई है इससे जो दबाव बना है, तो मेरा अंदाज़ा है कि वो कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा। यहाँ पे एक बात और भी गौरतलब है, ज़रूरी है, समझना चाहिए, वो ये है कि संसद का बजट सत्र इस समय चल रहा है, आज से ही शुरू हुआ है, और किसानों की बहुत अच्छी रणनीति है कि उन्होंने बजट सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त कमबैक किया है, जबरदस्त वापसी। विश्वदीपक, वो रणनीति दरअसल सरकार ने बनाई थी कि बजट सत्र से पहले दरअसल सब ध्वस्त। बिल्कुल। सरकार की ये कोशिश, कुछ कह रहे थे जी, सरकार की कोशिश थी कि बजट सत्र से पहले इसको ध्वस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन हटा नहीं पाए। तो अब जबकि बजट सत्र भी चल रहा है, कल को हम जानते हैं कि भारत के समूचे विपक्ष ने ये दूसरी बार लगातार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है और किसानों का आंदोलन ये फैल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो किसान आंदोलन के वापस लेने और ना लेने के बीच जो सबसे अहम फैक्टर थे, अहम कारण थे, वो ये था कि इस देश की मीडिया, खासतौर से टीवी मीडिया, और दूसरा एक मुख्य कारण था जहाँ से सरकार को ताकत मिल रही थी, वो था हिंदी हार्टलैंड, हिंदी क्षेत्र, जहाँ पे बीजेपी काफ़ी मजबूत है, वहाँ पे ये नहीं फैला था। अब 60 दिन के बाद मुझे ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं कि यह आंदोलन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी धीरे धीरे पसर रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो भविष्य है वो ये है कि ये अपनी मांगों को मनवा पाए या न मनवा पाए, लेकिन जो अवेकनिंग है, जो एजुकेशन है लोगों का इन कृषि बिलों को लेकर के, उसको ये काफ़ी हद तक अच्छा अभिषेक, अब जैसा कि आप भी महसूस कर पा रहे हैं और मुझे भी महसूस हो रहा है कि उस तरफ लंगर चल रहे हैं। मैं आर्टिकल 19 के दर्शकों को बताऊं कि सामने जो सड़क के उस तरफ है वो फिर से लंगर चल रहा है। वो सामान जो समेटे जा चुके थे वापस कचौड़ियों की खुशबू आ रही है। तो आप इसको अगर शेपक की तरह हम लोग माने तो ये क्या आंदोलन की खुशबू इसको मान सकते हैं कि जो एक ऐसे आंदोलन की खुशबू जो वाकई अपने मकाम को लेकर बहुत गंभीर है, सीरियस है। देखिए, ये तो मुहावरे वाली बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि कल जो घटना हुई है, कल की घटना के बाद वो जो एक मोटे तौर पे जो निराशा फैल गई थी वो तो खैर वापस हुई है, उत्साह वापस आया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब जो है आंदोलन सस्टेन कर जाएगा, कोई मोर्चा उखड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें एक जो खुशबू वाले मुहावरे में एक जो बदबू, दुर्गंध जो है वो
आइडेंटिफाई करना ज़रा ज़रूरी है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि कल जिस मोमेंट पर, जिस क्षण में राकेश टिकैत जी का वो भावनात्मक जो उद्गार निकला और वो रोए और उसके बाद चीज़ें पलटी, वो न सिर्फ इमोशनल मोमेंट था बल्कि एक पॉलिटिकल मोमेंट भी था। ठीक है, वो इस लिहाज से पॉलिटिकल था क्योंकि वो सरेंडर करने को तैयार थे पहले, हाँ, और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है ना कि जो उनके आंसू थे उसमें उन्होंने वो पूरा एग्जिस्टेंस अपना दांव पर लगा हुआ देख रहे थे और उसका प्रतिकार की तरह था कि अब अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए जो अंतिम ताकत लगानी थी उसकी परिणति आंसुओं के तौर पर हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो एंट्री थी ना उस पूरे एपिसोड में, हमने देखा कि आज वो रिपीट हुआ है सिंगू बॉर्डर पे। सिंगू बॉर्डर में एग्जैक्टली यही काम हुआ है जो कल यहाँ होने वाला था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मतलब आज की स्थिति और आज के पहले 63-64 दिनों की स्थिति में फर्क ये है कि अब स्टेट और आंदोलन के बीच में नॉन स्टेट एक्टर्स की एक फोर्स है जो कि सक्रिय है। ठीक है, हाँ, उसकी पहचान जरूरी है। हाँ, और मुझे लगता है कि आगे आंदोलन को सस्टेन करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स पे फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि पिछले 10 साल 12 साल का जो अनुभव रहा है वो मतलब चाहे यूपीए रही हो चाहे एनडीए रही हो, सरकारों का तरीका एक ही होता है। हाँ, तो हमने देखा है कि जितने भी आंदोलन टूटे हैं, हाँ, उनका एक ही पैटर्न रहा है कि पहले आंदोलन में से एक ढेला फेंकवाओ, एक ईंटा मरवाओ, उसके बाद बहाना दो दमन का, और उसके बाद लोगों में धारणा फैलाओ कि भाई ये जो है गड़बड़ किया गया। ठीक है, ये जो पैटर्न पूरा रहा है, इस पैटर्न से कैसे उभरें और कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स की पहचान करके उसको ओवरकम करें, उसके आगे बढ़ें, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से मैं अभी ये बहुत ठोस तौर पे नहीं कह सकता कि ये आंदोलन सस्टेन कर गया है या पटरी पे लौट के आ गया है इस मोर्चे का, हाँ, गाजीपुर मोर्चे का, लेकिन ये है कि उत्साह है लोगों में, लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा पॉलिटिकली शार्प तरीके से इन लोगों को चलना चाहिए, इमोशन से आंदोलन नहीं चलता है। नहीं चलता। ठीक है, साहिब सिंह, आप यमुनानगर से आए हैं, आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं ना कि जो पहले वाली धार थी आंदोलन में अब वो धार नहीं है, जो लोगों की सहानुभूति थी अब वो सहानुभूति नहीं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, कुछ चीज़ें डिरेल हुई है, उनको पटरी पर वापस लाने में बहुत समय लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी और फिर से भरोसा जीतने के लिए बहुत कुछ अब किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, धार और तेज हुई है। आंदोलन कल रात से शुरू हुआ, अभी तक तो किसान सड़कों पे थे। हम सोच रहे थे किसान के नाम से शायद ये जाग जाएं, मान जाएं। आपने धार की बात कही, आज निर्णायक मोड़ पे आंदोलन चला हुआ है। और जो रात राकेश टिकैत जी रोए हैं, रात राकेश टिकैत जी नहीं, देश का बच्चा बच्चा किसान और गरीब मजदूर रोया है। उनके रोने के कारण के बारे में भी तो समझना पड़ेगा। समझने का कारण ये था, उन्हीं के लोगों ने रुलाया ना उनको। नहीं, उनके लोगों ने नहीं रुलाया, पुलिस के लोगों ने रुलाया। जो 2000 की आर्मी यहाँ खड़ी की गई थी राकेश टिकैत जी को डराने के लिए, किसानों को डराने के लिए, वो खड़ी होनी चाहिए थी लाल किला के पास। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग, इन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में जातियों को तोड़ने के लिए इन्होंने जाति को आगे उठाया, वहाँ गैर जाट और जाट को लड़ाया। जब यूपी में आए वहाँ धर्मों को लड़ाने के लिए धर्म को आगे लेके आए, लेकिन जब इनके सामने किसान आया, उस किसान को देखा भी कैसे लड़ाएंगे। मंदिर के नाम पर तो पूरा हरियाणा वोट करता है। मंदिर को आपके यहाँ गीता पर पता नहीं क्या क्या होता है। मैं उस बात पे बाद में जाऊंगा। तो मंदिर और किसान दोनों एक साथ नहीं चलेगा ना? नहीं, मंदिर के नाम पे तो पूरे हिंदुस्तान को जलाने का काम किया। जब किसान की बात आई, किसान की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, इन्होंने सोचा इसको कैसे तोड़े, फिर इसके लिए षड्यंत्र रचा गया। अब चाय पे चर्चा किसके साथ हुई थी? चाय पे चर्चा मोदी जी ने दीप सिद्धू के साथ की थी। और षड्यंत्र किसके साथ बैठ के रचा गया? अमित शाह के साथ षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने देखा कि जन सलाह, तो वो भाषण कैसे दे रहा था बॉर्डर पे मंच पे चढ़ के? आप एक बात तब किसानों ने क्यों नहीं मैं बताऊं, आप इसकी इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाया, मैं दे रहा हूं। आप भाजपा किसी ताकत से, किसी षड्यंत्र से हमारे बीच में 10 लोगों को बिठा दे और पहले कह दे और उससे हम कहें कि किसान, हम तो सबका स्वागत करने वाले लोग हैं। हमने तो मीडिया को भी आज स्वागत किया मंच से और खुले मन से गए। कोई भी मीडिया अगर हमारे खिलाफ भी आवाज उठाता है, हम उसका स्वागत करेंगे। किसान नाम से अगर कोई हमारे बीच में आगे बैठता, हम स्वागत करेंगे। लेकिन सामने वाले ने छुरा घोंपने का काम किया, हमारा गला दबाने का काम किया, और किसान का बच्चा बच्चा रात जागा है। आप जरा कल इन्होंने जब अपील की
और उसके बाद आप यहाँ बैठे हुए हैं। रात को निकल के बिल्कुल। अब आप क्या सबको, हम सबको और आर्टिकल 19 के दर्शकों को ये बात आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक बात तरीके से बता सकते हैं कि आपके पास कैसे ये अपील पहुंची, आपने कब देखा, कैसे डिसाइड किया? आप प्लीज बताइए, दोनों लोग बताइए। मैं एक मिनट भाई साहब, मैं बताता हूँ। जब मैं रात को टीवी देख रहा था कि हम कहाँ आप उस समय कहाँ थे आप? यमुनानगर में घर पे बैठा हुआ था। 26 जनवरी को जब मैं वापस गया, आप यमुनानगर में कल रात थे? रात यमुनानगर में था। जब मैं दिल रो रहा था कि हमारे किसानों को गद्दार नहीं, साबित- वो दिल रो रहा था वो नहीं, आप बताइए कि उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब ये मैंने- कितने बजे की बात है ये जब आपको रात लगा कि 9 बजे की, गाजीपुर जब इस मीडिया ने सच्चाई दिखाई, हिंदुस्तान का मीडिया जब खुल के यहाँ राकेश टिकैत जी के पास बैठा, उन्होंने सच्चाई दिखाई कि आर्मी चारों तरफ बैठी हुई थी और राकेश टिकैत जी, आर्मी नहीं, पुलिस पुलिस भी थी उसमें, आर्मी जो भी कहेंगे हम, लेकिन उसमें राकेश टिकैत जी ने एक बात बोली थी कि मैं आपने क्या किया उसके बाद? आपको कैसे उसके पता लिए चला कि मैंने यहाँ प्लान आपको किया कि आना रात है? को निकलना पड़ेगा। किसने कहा? मैंने अपने, मेरे दिल ने कहा कि आज राकेश टिकैत जी को, किसान को मेरे लिए जरूरत। उसने एक बात कही थी, मैं अपने लिए नहीं बैठा, मैं किसानों के लिए बैठा। अगर किसान की आवाज दब जाएगी ये देश गुलाम हो जाएगा। हाँ, उसके तो फिर बाद रोए वो। फिर आप कितने लोगों के साथ हैं? मैं रात को 10 गाड़ियों में, जो मेरे दोस्त में वकील था, मेरे साथी जो किसान लोग थे, उन्होंने कहा रात को ही निकलना चाहिए क्योंकि उनको आज इस वक्त जरूरत है, कल तो दुनिया इकट्ठी हो जाएगी वहां पर। और हुआ भी आज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार अत्री है। जब मुझे ये पता चला, प्रबल भाई ने मुझे फ़ोन किया और हमारे साथी विकास बाबा जो यहाँ पर राकेश भाई के साथ थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब अंतिम क्षण है, कुछ भी करना है, लोग भेजो। मैंने तुरंत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन सबसे संपर्क किया और रात को 2 बजे तक मैं दनादन फ़ोन लगा रहा था। 400-500 लोग 11 बजे से ही आना शुरू हो गए हमारे। रात को ही 11 बजे से, और मैं 2 बजे तक लगातार फोन लगातार। कहाँ से आ रहे थे आप उस समय? कहाँ थे? कहाँ से लोगों को मोबाइल? दिल्ली में था, लेकिन मेरी पीठ में चोट लगी हुई थी और मैं ऐसी हालत में नहीं था कि मैं खुद आ पाता, लेकिन दनादन फोन पे मैं लोगों के साथ एक्टिव था। प्रबल भाई और विकास भाई हमारे यहाँ अड़े हुए थे और इनको लग रहा था कि कहीं हो सकता है कि रात को हम जिंदा बचे ना बचे, तो कुछ करना पड़ेगा और आप लोगों को कहीं से मोबिलाइज कीजिए। प्रबल जी, ये बताइए कि ये सब इतने सारे लोग जमा हो गए, मुझे लगता है कि शाम तक इसमें से 1000-2000 लोग, 5000 लोग कम भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास के इलाकों से आए हैं जो घर चले जाएंगे। तो तब आंदोलन समझ में आएगा कि वाकई कितने लोग आए हैं और कितने लोग पहले थे। ये आप मानते हैं कि नहीं कि ये आंदोलन की जो दोबारा शुरुआत है, वो एक जिस तरीके की शुरुआत हुई है उसमें लंबा चलने की जो संभावना है वो कम हुई है? नवीन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपके आर्टिकल 19 में और आप स्पष्टता से बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और सुनता हूं मैं आपको, पहले आपकी आवाज़ से परिचित था, लेकिन आपके चेहरे से बाद में परिचित हुआ। मैं कल यहाँ था, रात में था, शाम से ही, मैं दिन से ही था, थोड़ी देर के लिए गया, फिर शाम को हमने देखा कि यहाँ पर जब हम जा रहे थे 4 बजे, तो भगवाधारी लोग पट्टा डाले वो और आ रहे थे किसानों से लड़ने के लिए। तो अब किसानों ने कहा कि भाई आप जाओ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए हम लोग चले गए, फिर हम आए वापस तो हमने देखा मंच पे अपील चल रही थी और उसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ अपने समर्थकों के साथ आके किसानों के साथ अपशब्द कह चुके थे और उनको मतलब गाली गलौज देना और कहना, धमकी देना कि तुमको हम देख। उसके बाद मानस बदला कि भाई हम सरेंडर तो करने जा रहे हैं, इसके बाद जो साथी जाएंगे उनके साथ ये बदतमीजी करेंगे, बेअदबी करेंगे उनके साथ। तो हम कहा नहीं, हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। हम आपको एक चीज़ बताएं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में खुद रहा हूँ। 9 जनवरी को मैंने यहीं पे भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं गोरखपुर में ही भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह का मानस वो तैयार कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक, मैं कहना चाहूँगा कि पहले भी सरकारें मैंने देखी हैं और लोगों का एजिटेशन करते हुए देखा है। यहाँ क्या है, जब आप तक वोट लेना है तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आपने अपनी वाजिब मांगे लेकर उनके द्वार पे आ गए या उनसे बात करने लगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको शत्रु के भाव से, देश के शत्रु या देश का दुश्मन बनाने पे 2 मिनट नहीं लगाते। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। और मैं जहाँ तक आंदोलन की रूपरेखा की आप बात कर रहे हैं, लोग यहाँ 26 जनवरी मनाने आए थे। यहाँ जिस तरीके से लोग थे वो लोग ऐसे ही रह रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग 20 दिनों से थे, कुछ लोग 2 महीने से थे। और यहाँ पर एक और काम हो रहा था कि लोग यहाँ पर 26 जनवरी मनाकर चले गए, वापस आने वाले थे। यहाँ क्या हुआ, कल दिन भर आप मीडिया और यहाँ पुलिस की पूरी पेट्रोलिंग चल रही थी। आप थे
आप तो थे ही दिन भर। कल कल सारे मीडिया का फोकस इधर ना होकर, दिन में दिलनवाज भाई भी थे, सारा फोकस जो था वो मीडिया का उस पर था और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद तंबू खाड़ दिए जाएंगे। और कुछ मीडिया के जिम्मेदार लोग जो पत्रकार आपके पुराने साथी रहे हैं, उनके ट्वीट्स भी पढ़ लीजिए आप, सबकी भाषा वही सेम टू सेम ही रही, उस पर उन्होंने डिबेट भी चलाया। तो ये एक मानस तैयार कर रहे थे और घरों से समाज के जो लोग यहाँ थे उनके घरों से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप जहाँ फंसे हैं वो गलत जगह है, आप जल्दी भाग आइए, आप सुरक्षित आइए। ये जो चीज़ है किसी आंदोलन को तोड़ने का, एक तो डिस्क्रेडिट किया 26 तारीख को दीप सिंधु के नाम व्यक्ति से, और वो तो सारी चीज़ें उसमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं, वो आपको भी पता है, और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई भी नहीं है। होगी कि नहीं होगी, जैसे मौलाना साहब के ऊपर 11 महीने से कोई कार्रवाई नहीं भी हो सकता इनकी सर। अच्छा, विश्वदीप पर मैं एक बात कह रहा हूँ, जहाँ तक आप आंदोलन की रूपरेखा की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग मुजफ्फरनगर, शामली और इधर इलाकों से आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं उन्हें, यहाँ पे रोका जा रहा है कि रुकिए, अभी इतने लोग यहाँ पर जो अब आ रहे हैं वो एक चीज़ समझ के आ रहे हैं, वो मुझसे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं कल यहाँ पे मेरी बाइट्स भी गई हैं काफ़ी लोगों, वो मेरे पास आ रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं मुझे कि आप कल खड़े रहे यहाँ पर, हमारी ड्यूटी थी, आप खड़े थे, आप दूर से आए हैं, आप खड़े थे, अब ये आंदोलन हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो भावनात्मक जो जुड़ाव है, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको अब समझ में आ गया है कि ये जो सरकार है इनके जो कहते हैं कि जो इनकी नीयत है वो बहुत खतरनाक है। ये किसानों को धीरे धीरे उनको समझ में आ गई है और ये मजबूती आंदोलन और मिलता रहेगा, मैं आपको बता दें। और सरकार को ये भगवान का भी है कि जितनी बार सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, ये आंदोलन अपने आप फिर स्वतः ही उठ जा रहा है। तो मैं आपको बताता ये आंदोलन व्यापक जाएगा, व्यापक रूप रहेगा इस आंदोलन का, और सरकार को जो इनके वाजिब मांगे हैं 3 कानून को वापसी और MSP गारंटी कानून को मानना ही पड़ेगा। विश्वदीपक, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा उठता है और अभिषेक भी उसका बाद में जवाब देंगे, वो ये है कि किसानों के लिए सरकार से लड़ना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना सरकारी मीडिया से लड़ना है। आप एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं तो आपके सामने पता है कि मांग किससे है। ये बड़ी वेग लड़ाई हो जाती है कि आप इतने बड़े पैमाने पर जो सरकारी मीडिया वो उसकी चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार की लड़ता है। कल रात की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर सारे मीडिया चैनल्स के लोग थे और यहाँ वो पत्रकार थे जो पूरे किसान आंदोलन में कभी यहाँ नज़र नहीं आए थे। वो एक तरीके से घोषणा करने के लिए आए थे कि अब किसान आंदोलन, और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इसका क्या तरीका हो सकता है? आप इसका कोई रास्ता निकल सकता है या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? देखिए, जो कल की जो घटना देखने के बाद आप मतलब हम सब जो लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं वो इन चीज़ों को तुरंत समझ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से सारे मीडिया चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस गए होंगे कि वहाँ पे पहुँचिए। जिस तरीके से ट्वीट्स हम लोगों ने कुछ देखे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन सेम ट्वीट, तो लाइन बाय लाइन ट्वीट्स किए गए। मेरा जो रिपोर्ट करने वाले लोग इसको जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार की तरफ से ये एक तरफ मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो कि आप स्पॉट पे पहुंचिए, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। और इस तरफ से फोर्स भेजी गई, ठीक है। तो वो मीडिया वाले तो सरकार के इनपुट लेकर के आए थे, वो यहाँ आकर के फंस गए बेचारे, क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ देखा नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा था। तो ये तो उनकी समस्या है, उनके काम करने की जो तरीके हैं उसकी समस्या है। अब जहाँ तक विकल्प की बात है तो एक चीज़ इस आंदोलन से और भी उभर के सामने आई है, और वो ये है जो मैं मानता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अपने जनसंख्या के हिसाब से, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र की जिसको हम चौथा खंभा मानते हैं, स्तंभ मानते हैं, मीडिया, वो विश्वसनीयता के सबसे भयानक संकट से गुजर रहा है, निचले पायदान पर है। और इसी के बरक्स हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे उपक्रम खड़े हुए हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स शुरू हुए हैं जिनको लोग लाखों में देख रहे हैं, करोड़ों में देख रहे हैं। अगर आज आपने, अभिषेक ने भी सुना होगा, यहाँ के हर स्पीकर ने सुबह से जो लोग यहाँ बोल रहे हैं उनकी हर स्पीकर की बातचीत में ये ज़रूर है कि इस गोदी मीडिया को हम बहिष्कार करते हैं, इसको बैकआउट करते हैं, हमारा मीडिया नहीं है। तो विश्वसनीयता का संकट है। और अभिषेक, अगर हम कहें जैसे गोदी मीडिया, मैं तो गोदी मीडिया कहता भी नहीं हूँ, तो ये जिसको आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है
उसको तो आपने बहुत साल पहले भांप लिया था कि इसका कुछ हो नहीं सकता, और जनपथ आपने उसी के तई खड़ा किया था। बाद में वो अलग अलग तरीके से उसका विस्तार हुआ, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए। अब ये बताइए कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है ऐसे आंदोलनों को मानस तक पहुंचाने में और उसकी क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी हासिल करने में। देखिए, एक बात मुझे लगता है कि थोड़ा समझने वाली है कि पिछले करीब 20 साल में हमारे लोकतंत्र में जो है संस्थाओं का मोल घटा है और व्यक्तियों का मोल बढ़ा है। ठीक है ना? ये आप पॉलिटिक्स में देखिए, व्यक्ति केंद्रित राजनीति है। हाँ? कैबिनेट पर कोई बात नहीं होती, आजकल पीएम पर बात होती है। हाँ? संस्थाओं के प्रमुखों पर बात होती है, संस्थाओं पर बात नहीं होती। अब तो मोदी सरकार, ठीक है ना? और इनफैक्ट हम लोगों ने ही खुद हाइंडसाइट में अपने गलती में ही सही, आज से 20 साल पहले जब अखबार में खबर लिखते थे तो मायावती की सरकार, मुलायम सरकार लिखते थे, बोलते थे। ये क्या था? ये हमारे भीतर का जो एक सामंती जो सोच है, उसने जो है कैसे इन चीज़ों को मतलब एक्सेप्टेबल बनाया। सबकी गलतियां थी, हमारी भी गलतियां थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो व्यक्ति केंद्रित सारी संस्थाएं हो गई, सारा लोकतंत्र हो गया, उसका हाइंडसाइट में एक फायदा भी हुआ। वो फायदा मैं अभी देख रहा हूँ कि जितने भी अच्छे पत्रकार, जनपक्षधर पत्रकार जो पिछले 5, 6, 7, 10 साल में खाली हुए हैं, जिनको निकाला गया है या जो छोड़ दिए हैं मीडिया, संस्थागत पत्रकारिता, उन पर लोगों का भरोसा ज़्यादा रहा है, बढ़ता गया है। अगर आप आज तक में थे या पहले कहीं और जगह थे, उसके मुकाबले आप जब अकेले पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको कोई व्यूअर ज़्यादा भाव दे रहा है। ठीक है? तो दरअसल क्या है कि जो ईमानदारी और विश्वसनीयता का जो मूल्य है वो समूह और संस्था से शिफ्ट होकर व्यक्ति में आ चुका है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आंदोलनों के दौरान छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, एक एक व्यक्तियों वाले फेसबुक के पेज, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं बजाय बड़े मीडिया के। ठीक है? और मतलब बड़े मीडिया में भी मैं ये कहूँ कि जो सोशल मीडिया में भी पुराने खुर्राट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ? और इस आंदोलन की तो समझदारी ये रही है कि 27 तारीख को मोर्चा लगा है, चीज़ें सेटल हुई हैं वहाँ 27 नवंबर को, और 28 नवंबर को पहले ही दिन गोदी मीडिया गो बैक का जो है प्लेकार्ड ऊपर आ गया। ठीक है? ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था कि टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, इम्प्रोवाइजेशन किया कि अपना ट्रॉली टाइम्स निकाला, अखबार निकाला। हाँ? आप ये देखिए कि समय के साथ जो आंदोलन है वो एजुकेट कर रहे हैं खुद को, और उनको अब समझ में आ गया है कि अपना हैंडल, अपना फेसबुक पेज, अपना अखबार जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक कोई और मेरी आवाज़ को जगह नहीं देने वाला है। ठीक है? तो हमारी आवाज़ कोई और एम्पलीफाई करे या ना करे, एम्पलीफायर हमको लेके चलना होगा। ठीक है? ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा सबक है कि इस आंदोलन ने अपना मीडिया क्रिएट करने में बड़ा काम किया है, और उसी मीडिया ने शायद छोटे छोटे मीडिया को जो है प्रेरित भी किया है। तो इस आंदोलन से एक बात बड़ी साफ हुई है कि समय किसान पर हर आदमी की नैतिकता परखी जाएगी, हर संस्थान की नैतिकता परखी जाएगी। मेरी नैतिकता हो, अभिषेक की नैतिकता हो, विश्वदीपक की नैतिकता हो, प्रबल की नैतिकता, कोई भी हो, किसान नेताओं की नैतिकता हो या इस देश में चुने हुए नुमाइंदों की नैतिकता, हर एक की नैतिकता की परीक्षा जारी है। हम सड़क पर बैठे हुए हैं और हमको उम्मीद है कि यहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं, संसद का सेशन चल रहा है, वहाँ तक आज नहीं तो कल पहुँचेगी ज़रूर, क्योंकि इस देश की हुकूमतें बहरी होकर इस देश के लोगों पर राज नहीं कर सकती। आर्टिकल 19 इंडिया के लिए इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।